सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ग्रेडियंट की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। ये मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी कहा था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे ग्रेडियंट का और डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी समझेंगे क्या होता है और कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको ये समझना पड़ेगा। मैंने पहले से लिख के कुछ मटेरियल रखा हुआ है, शायद इससे आपको बहुत जल्द समझ में आएगा कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट क्या होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि लेवल सरफेस क्या होता है या कोई भी सरफेस से आपका क्या मतलब है। अभी तक तो हम लोग फाई को एक स्केलर क्वांटिटी मानते थे, स्केलर फंक्शन मानते थे। अगर ये फाई किसी कांस्टेंट सी के इक्वल हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। अब एग्जाम्पल इसका क्या बन सकता है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, x² + y² + z² इज़ इक्वल टू 9। और हम सब फैमिलियर हैं इस इक्वेशन से। इट इज़ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3 यूनिट विद द सेंटर 0, 0 एंड 0। तो क्या मैं इसको फाई नहीं मान सकता और इसको सी नहीं मान सकता, c²? इसका मतलब है कि जो फाई बराबर सी हम एक सरफेस मानते हैं वो एक स्फेयर, ये 2D फिगर है, यहाँ आपको 3D का समझ में नहीं आएगा कि 3D क्या होती है। लेकिन जैसे आप प्लास्टिक की बॉल, फुटबॉल, रबड़ की बॉल, कॉक की बॉल जैसे आप ले सकते हैं, तो वो बनेगा एक लेवल सरफेस। अब मान लिया किसी बॉल के किसी पॉइंट P पर आपसे कोई पूछे टेंजेंट क्या होगा। आप इमेजिन करना 3D बॉल को, उसके एक पॉइंट P पर टेंजेंट क्या होगा। मैं आपको समझाने की एक छोटी सी कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ। मान लो कि ये एक स्फेयर की साइड है, इसके ऊपर एक पॉइंट हमने P लिया, तो इस पर टेंजेंट क्या क्या पॉसिबल हैं। बड़े ध्यान से देखना, ये पेन इससे में टेंजेंट है, मैं हल्का सा घुमाऊंगा तब भी टेंजेंट है, फिर घुमाऊंगा टेंजेंट है, यूँ रखूँगा टेंजेंट है, यूँ रखूँगा टेंजेंट है। तो ये कितने सारे टेंजेंट्स हो गए एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और ये सारे टेंजेंट्स जिस प्लेन में इंक्लूड होंगे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट प्लेन। और फिर मैंने एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या होता है? वो प्लेन जो टेंजेंट प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसे हम लोग नॉर्मल प्लेन बोलते हैं। जैसा कि डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई कि वो प्लेन जिसके अंदर सारे टेंजेंट्स हों वो टेंजेंट प्लेन कहलाता है, और वो प्लेन जिसके अंदर सारे नॉर्मल्स हों वो नॉर्मल प्लेन कहलाएगा। अब ये नॉर्मल क्या होता है? कोई पूछे इस P का नॉर्मल क्या है, तो वो ऐसा एक वेक्टर होगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना? तो अब बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर नॉर्मल क्या होगा। कोई आपसे ये पूछे कि फाई बराबर सी एक स्केलर फील्ड है, एक लेवल सरफेस है, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट है P, इसका नॉर्मल क्या होगा, तो आप उसे कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे समझाओगे। मैंने इसके लिए एक टोटल डिफरेंशियल कैलकुलस का एक कंसेप्ट यूज़ किया है, डी फाई को हम लोग लिख सकते हैं कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स डी एक्स, कर्ली फाई बाय कर्ली वाई डी वाई, प्लस कर्ली फाई बाय कर्ली जेड डी जेड। आप लोग कंफ्यूज मत होना, मैं कई बार ऐसा स्मॉल जेड लिख देता हूँ, कई बार ऐसा स्मॉल जेड लिख देता हूँ, बोथ आर द सेम। इनको अगर हम सेपरेट करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कर्ली फाई बाय कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली फाई बाय कर्ली वाई जे प्लस कर्ली फाई बाय कर्ली जेड के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। इसको आपको शायद याद आ गया होगा कि ये ग्रेड फाई है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी आर, ग्रेड फाई डॉट डी आर। अब ज़रा बात करते हैं फाई की। फाई क्या था? कांस्टेंट सी, तो डी फाई क्या होना चाहिए? 0। मैंने इसको 0 पुट कर दिया, तो डेल फाई डॉट डी आर ये किसके बराबर आया? 0 के। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब है या तो वो वेक्टर उन दोनों में से कोई एक 0 है
या फिर वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर, और डी आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। वैसे पोजीशन वेक्टर तो आर होता है किसी पॉइंट पी का। अगर आप पी से क्यू तक जाते हैं और उसकी पोजीशन वेक्टरिंग आर प्लस डी आर से शो हो तो पी क्यू किसके बराबर आता है? डी आर के। है कहाँ ये? सरफेस में। इसका मतलब है कि जो डेल फाई है वो डी आर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा फाई के। इसका मतलब है अभी जो हम बात कर रहे थे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर नॉर्मल क्या होगा, तो वो क्या होगा? वो डेल फाई होगा। और यही ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है ग्रेडियंट की। ज्योमेट्रिकली ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्वांटिटी फाई और सरफेस फाई इज इक्वल टू सी इज द नॉर्मल वेक्टर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है। अब से जो आपसे ये पूछता है कि ये एक सरफेस है फाई इज इक्वल टू सी, इसका नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो आप उसका नॉर्मल वेक्टर क्या बताओगे? ग्रेड फाई। और कोई आपसे पूछता है उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर बताओ, तो वो क्या निकालेंगे? ग्रेड फाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई, और वो एन कैप से हम लोग शो कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट था जो अगर 3D फिगर हमारे पास कोई होती तो हम उसे और अच्छे तरीके से समझा पाते, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट समझाऊं, और मैंने की भी है। आप कितना समझे कितना नहीं समझे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको अलग अलग बुक से, अलग अलग मटेरियल से कितना ज़्यादा रीड करते हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये लेक्चर सुनने के बाद या कोई भी लेक्चर सुनने के बाद यूट्यूब से अगर आप उसको बुक से, नोट से, मटेरियल से नहीं पढ़ते तो आपको 100% समझ में नहीं आ सकता, आपको 50% आ सकता है, 60 आ सकता है, लेकिन एक बार आपको रीडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन ए डायरेक्शन, ये क्या है? कोई आपसे ये पूछे कि अभी आपने जिस सरफेस फाई बराबर सी के ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताई है उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ए की दिशा में। अब पहली बात तो ये कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है, फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ ही लेंगे। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है कि फाई, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी है, वो मास है, वो टेम्परेचर है, कुछ भी है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, किसकी डायरेक्शन में? ए की डायरेक्शन में। कोई आपसे ये पूछे कि एक स्केलर क्वांटिटी है फाई, वो एक पर्टिकुलर ए डायरेक्शन में कितने रेट से चेंज हो रही है, तो आपको उसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है उस ए डायरेक्शन की डायरेक्शन में। सबसे पहली बात, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है? रेट चेंज ऑफ द क्वांटिटी। इसका मतलब है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई भी वेक्टर से संबंध नहीं है। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन एनी गिवन डायरेक्शन ए कैन बी कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग ग्रेड फाई डॉट ए कैप। ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस इज कॉल्ड ए कैप। आप जब भी डेल फाई डॉट ए कैप करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट आपको पता हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन फाई का किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर की दिशा में और किसी भी पॉइंट पर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, माना फाई कोई स्केलर फील्ड है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
ए जिस डायरेक्शन में आपने डी डी निकालना है वो है 2i + 3j + 6k। पॉइंट है 3,1,2। तो अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेल फाई डॉट ए कैप के इक्वल होता है। डेल फाई क्या है? ग्रेडियंट ऑफ फाई, मीनिंग करली ओवर करली एक्स आई, और आप अगर इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करें तो करली फाई बाय करली एक्स, करली फाई बाय करली वाई जे, करली फाई बाय करली जेड के डॉट ए कैप। अब ए कैप का मतलब है ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 36 + 9 45 + 4 49 का √7। तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि ये 2i + 3j + 6k डिवाइड बाय 7 है। ओके, अभी हम बात करते हैं करली फाई बाय करली एक्स की। जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? y, यहाँ y आएगा, यहाँ 0, यहाँ पे z, y + z * i। और जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे इसके साथ तो आपको दिखाई पड़ेगा 2/7। करली फाई बाय करली y क्या आएगा? x + z, साथ में क्या आएगा? 3/7। करली फाई बाय करली z क्या आएगा? y + x, साथ में आएगा 6/7। अब पॉइंट क्या दे रखा है? 3, 1 और 2। 3, 1 और 2, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2। जब हम इसके अंदर रखेंगे तो ये आएगा 1 + 2 3, 2 = 6/7। x 3 है, z 2 है, 3, 2 5, 3 15/7। y 1 है, x 3 है, 4, 6 4 = 24/7। सबको ऐड किया, आंसर आया 45/7। ये है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फाई इन दिस डायरेक्शन ए एट द पॉइंट 3,1,2। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि स्केलर क्वांटिटी आएगी तो ये स्केलर क्वांटिटी ही आएगी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने का किसी भी एक गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ एक छोटी सी थ्योरम, कोरोलरी आप बोल सकते हो इसको, वो ये बनती है, कोई आपसे ये पूछे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। डायरेक्शनल डेरिवेटिव किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, तो आप बताइए, पहले सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ। जैसे मैंने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस फाई का इस डायरेक्शन में निकाला तो वो 45/7 आया। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि इस फाई का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किस डायरेक्शन में मैं निकालूं कि उसका आंसर मैक्सिमम आए, इससे भी ज़्यादा हो पॉसिबल। 5, 4, 3, 2, 1। अगर आपने सही आंसर सोचा है तो बड़ी अच्छी बात है, आपका माइंड बहुत शार्प है। और अगर नहीं सोच पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आप खुद बताइए, माना ए कोई वेक्टर है, माना बी कोई वेक्टर है, जैसे कि डेल फाई कोई वेक्टर है और इस डायरेक्शन का कोई एक वेक्टर है। हम देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब दोनों की डॉट होगी। हम दोनों की डॉट की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ओके, अब आप बताइए दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होती है? किसके इक्वल होता है डॉट? ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। मॉडुलस को तो हम चेंज कर नहीं सकते। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। और 1 कब होता है? जब थीटा 0 होता है। और थीटा 0 होने का मतलब क्या हुआ? जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हों। इसका मतलब डेल फाई का जो हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं कि किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, तो डेल फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव उसकी अपनी डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होगा। समझ में आया?
मतलब ए कैप की जगह पे क्या आएगा, डेल फाई कैप। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा रिजल्ट है ये। कोई आपसे पूछे द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, मैं फिर एक बार दोबारा बोलता हूँ, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, तो बिना सोचे समझे आपने डेल फाई का मैग्नीट्यूड बताना है कि ये क्या है। डेल फाई का मैग्नीट्यूड ऑफ द डेल फाई इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसेप्ट आपको अपनी बुक्स से, अपने नोट्स से, मटेरियल जो भी आपके पास हैं उनसे भी देखना पड़ेगा। मैंने आपको आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताया, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बताया, एक एग्जांपल सॉल्व करना बताया, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट के बारे में बताया, और थोड़ा सा मैंने हिंट दिया आपको टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन का, कि टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन क्या होते हैं। ऐसे ही इनकी इक्वेशंस भी हैं कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या है और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन क्या है। तो अब हम वीडियो लेक्चर के एंड में इन दोनों इक्वेशंस का फॉर्मूला समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई जेड पर किसी भी सरफेस फाई विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज इक्वल टू सी के ऊपर। मैंने पहले से लिख रखा है, बहुत सिंपल सा एक इक्वेशन है जिसको आपको याद करने में कोई दिक्कत होगी नहीं, कि कैपिटल एक्स माइनस एक्स जो पॉइंट दे रखा हो वो एक्स कोऑर्डिनेट उसका एक्स माइनस एक्स करली फाई बाय करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाय करली वाई जेड माइनस जेड करली फाई बाय करली जेड इज इक्वल टू 0। ये तो हुई टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। अब नॉर्मल प्लेन क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा तो ये जो इसके साथ डॉट में आ रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में आ रखे हैं फैक्टर, वो इसके अपॉन में आ जाएंगे। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। ये बहुत सिंपल सा एक कंसेप्ट है जो मैंने बहुत जल्दी में आपको पूरा करके बता दिया। जाते जाते एक पॉइंट और जो दिमाग में आया वो भी आपको बता दें ताकि ग्रेडियंट पूरे तरीके से हमारा कवर अप हो जाए। एंगल बिटवीन टू सरफेसेस, माना एक सरफेस आपको दे रखी है फाई बराबर C1 और दूसरी दे रखी है साई इज इक्वल टू C2। अब कोई आपसे पूछे इन दोनों सरफेसेस के बीच का एंगल क्या है, माना ये फाई सरफेस है और ये कोई साई सरफेस है, इन दोनों के बीच का एंगल, मान लिया इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब थीटा आप निकालोगे कैसे, तो एक बहुत पुराना कंसेप्ट है, शायद आपने 12th में पढ़ा भी होगा, कि किन्हीं दो सरफेसेस के बीच का एंगल वो ही होता है जो उन दोनों सरफेसेस के नॉर्मल के बीच में होता है। तो इस सरफेस का नॉर्मल मान लिया ये है, इस सरफेस का नॉर्मल मान लिया ये है, तो इनके बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसका मतलब है कि अगर दो सरफेसेस के बीच का एंगल आपसे पूछा गया है तो आप उन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लो। ठीक है, अब नॉर्मल क्या है, फाई का नॉर्मल क्या होता है, डेल फाई, और साई का नॉर्मल क्या होता है, डेल साई। सो हेयर वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स डेल फाई एंड डेल साई, और इसके लिए फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट वाला, डेल फाई डेल साई ओवर इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ये शायद आप पहले, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये शायद फॉर्मूला आप पहले ए डॉट बी में पढ़ चुके हो। यहाँ अब मैं ख़त्म करता हूँ इस ग्रेडियंट के पूरे कंसेप्ट को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके न्यूमेरिकल, इसके एग्जांपल्स मैक्सिमम ट्राई करें। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरीज हो, वो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे मुझसे क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं। जितनी थ्योरी मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश करी है
उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगी अगर आप अपनी बुक्स को, अपने नोट्स को, अपने मटेरियल्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो बहुत जल्द मैं डाइवर्जेंस के ऊपर अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।